हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं। एजुकेशन की जो बुक है आपके पास, मानव शिक्षा संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी अभी इसके लेसन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, चिंतन, ध्यान और समस्या समाधान। तो पूरा लेसन हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया था। आज की वीडियो होने वाली है लेसन नंबर 2, चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मीडिया और प्रौद्योगिकी कारक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे इसके अंदर बताए गए हैं। तो लेसन नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से, चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। व्यक्तिगत कारक, सामाजिक सांस्कृतिक और मीडिया प्रौद्योगिकी। तो ये लेसन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, और चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को कैसे कैसे अलग अलग बांटा गया है और इन कारकों के क्या प्रभाव हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं कि मानव व्यवहार को समझना एक जटिल कार्य है। आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम किसी को भी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते किसी के व्यवहार को। ये काम जो है और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है जब हम किसी विशेष व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाना चाहते हैं। हमारा व्यवहार ज़्यादातर हमारे चिंतन और अधिगम पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। तो हम उस चीज़ को जो है ज़्यादातर अपने चिंतन और अपने अधिगम पर निर्भर करता है कि आपका चिंतन कैसा है, आपकी लर्निंग कैसी है, उसके आधार पर। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो चिंतन और अधिगम यानी कि थिंकिंग एंड लर्निंग की बात की गई है। तो जैसा हम लास्ट वाले लेसन में हमने पढ़ा कि जो अधिगम है वो व्यवहार में किसी भी बदलाव को संदर्भित करता है। कि व्यवहार में कुछ भी बदलाव होता है तो वो क्या है, अधिगम है, यानी कि वो लर्निंग है। और अनुभव या जानबूझकर किया गया जो अभ्यास है, जैसे कि हम एक बाथरूम में साबुन के पानी पर जो है लापरवाही से पैर रख देते हैं और फिर क्या होता है, उससे बच्चा फिसल गया, तो अगली बार वह इसी तरह की सतह यानी साबुन के पानी में चलता है तो वह बहुत सावधानी से अपने पैर नीचे रखता है। तो उसने क्या करा, उसने अधिगम करा। पहले उसने उसका अनुभव लिया और उसके बाद में उसको वो सीख गया और समझ गया। ऐसा व्यवहार परिवर्तन अनुभव के माध्यम से ही आता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चिंतन और अधिगम जो है, तो यहाँ पर जो है ना कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक का मतलब मैंने आपको बताया था ना, किसी भी चीज़ का गहराई से चिंतन करना। तो दोनों प्रक्रियाओं के दौरान जो है हमारा दिमाग, मन, जो हमारा दिमाग है वो सक्रिय रहता है चिंतन और अधिगम के दौरान। तो ये दोनों यहाँ पर आपको एक जो है वेन आरेख दिखाया गया है। और अधिगम के अलग अलग जो दृष्टिकोण है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या, अधिगम का व्यवहारिक दृष्टिकोण है, यानी कि बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग। इसमें क्या बताया जाता है कि जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने बोला कि जो फैक्ट्स हैं यानी कि जो तथ्य हैं, अवधारणाएं हैं, कौशल है, इसका अधिग्रहण ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसी भी हम फैक्ट के बारे में जानते हैं, किसी विचार के बारे में जानते हैं, किसी स्किल के बारे में जानते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, वो अधिगम कहलाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया इजली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजली आपको समझ में आ जाएगा। दो दो तीन तीन लाइन के अंदर भी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो अधिगम का व्यवहारवादी या व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको समझ में आ गया। फिर आता है अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो सीखने का एक नए दृष्टिकोण से यह है कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। सटीक तथ्य, ज्ञान, कौशल हासिल करने के लिए सावधानी पूर्वक नियोजित रणनीति यानी कि प्लानिंग बनाकर सचेत प्रयासों का परिणाम अधिगम होता है। कि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, आप उसके लिए क्या करोगे, पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे, कोई प्लान बनाओगे, और उसके बाद में जो भी उसमें एफर्ट्स लगाओगे उसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, है ना। आप संज्ञानात्मक यानी कि गहराई से उसको समझना चाह रहे हो, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको समझना चाह रहे हो। फिर आता है रचनावादी, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव होता है आपका, ये कैसा हैगा, इसमें जो है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव व्यू बताए गए हैं। इसमें एक विचारधारा ज्ञान के सक्रिय निर्माण में विश्वास करती है कि विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थी जो है प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। कि भाई कैसी कैसी विचारधाराएं प्रचलित हैं, उस विचारधाराओं को उससे जोड़ेगा और उसके बाद में जो है साइकोलॉजिकल तरीके से वो उस चीज़ को सीखेगा। फिर आता है मनोवैज्ञानिक रचनावाद। अब इसमें बताया गया है जैसे कि कोई बच्चा जो है कोविड-19 महामारी के दौरान अखबारों में विज्ञापन पढ़ता है कि सभी को मास्क पहनना है। वह मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथ धोने के कारणों का अनुमान लगा सकता है। ये दर्शाता है कि बच्चा दी गई जानकारी के परे भी सोच सकता है, यानी कि उसको समझ में आ गया कोविड-19 के अंदर कुछ चल रहा था कि सब ये क्यों कर रहे हैं, तो उसको इसके बारे में समझ में आ गया कि भाई ये सब चीज़ें जो है ना कोविड-19 से जुड़ी हुई है और बीमारी के दौरान हमें ये सब चीज़ करनी पड़ेगी उससे बचने के लिए। फिर आता है आपका सोशल कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो आपका सामाजिक रचनावादी है। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि देखो भाई, अधिगम सामाजिक रूप से निर्मित होगा, जो भी सामाजिक रूप से अवसर मिलेंगे उसके माध्यम से। अब हम अलगाव में नहीं रहते, हम समाज का एक हिस्सा हैं, इसलिए व्यक्ति के सीखने में समाज की भूमिका कभी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती।
ठीक है, तो समाज में रहकर सीखना। फिर सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? अब ये मानवतावाद या मानव होने पर आधारित है। यह दृष्टिकोण मानवता की मूल बातों को ध्यान में रखता है। इसमें क्या बताया गया है कि हम में से कोई भी व्यक्ति जो है वो सीखने में सक्षम है, लेकिन अपने तरीके से। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर कोई अलग अलग पैटर्न से सीखता है। ये पैटर्न विशेष होने के साथ साथ एक तरह से समान भी है। हम सभी को प्रेम और शांति चाहिए। यदि एक शिक्षार्थी को प्यार से पाला जाता है तो परिणाम भी प्यारा होगा। सीखने का ये दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी के केंद्रीय स्थान पर जोर देता है। तो सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है, ह्यूमनिस्टिक व्यूज जो है वो क्या है, वो बताया गया कि जैसा व्यवहार होगा उसी तरीके से जो रिजल्ट भी निकल कर आएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया इसका, अपने जो चैप्टर का ओवरव्यू हमने देखा एक छोटा सा। अब बात आती है जो चिंतन है और अधिगम है, उसको इफेक्ट करने वाले, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस किस चीज़ से वो प्रभावित होता है। तो देखो, गर्भ धारण से लेकर, यानी कि एक माँ जो अपने बच्चे को अपने कोख में रखती है, उसके बाद से जब वो बच्चा बाहर आ जाता है और मृत्यु तक वो क्या करता है, वो लर्निंग करता है, वो सीखता है। ये एक जो है सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है, इस प्रक्रिया को कोई तत्व प्रभावित नहीं करते, ये तत्व हमारे जीवन और अधिगम का मार्गदर्शन करते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट हैं इसके अंदर, तो वो ये पॉइंट जो हमने पूरे लेसन में पढ़ा अभी, कि व्यक्तिगत कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और मीडिया प्रौद्योगिकी कारक। अब ये 3 कारक हैं। तो इस लेसन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो यही है कि जो चिंतन और अधिगम है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। या तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि व्यक्तिगत कारक बताइए, या पूछ लेगा वो सामाजिक सांस्कृतिक और मीडिया प्रौद्योगिकी कारक बताइए, या वो पूछ लेगा व्यक्तिगत और मीडिया वाले बताइए। तो वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, तो तीनों कारक आपको समझने हैं। तो पहला व्यक्तिगत आता है, पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखो सिंपल, बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। ये कारक जो है ना केवल व्यक्ति से संबंधित है। जो व्यक्तिगत कारक होते हैं ये सिर्फ जो है पर्सनल व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति के भीतर से जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो व्यक्ति के भीतर से जुड़े हुए हैं इन कारक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर उसकी जो मोटिवेशन है, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसकी जो हेल्थ है, उसकी एज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अब किसी भी व्यक्ति की जो आंतरिक स्थिति के रूप में उसको हम परिभाषित करते हैं कि वो संचालित और नियंत्रित हो, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है। अब किसी भी दिशा में हम काम करते हैं उसके लिए हम प्रेरित होते हैं ना, किसी भी, जैसे हमारे किसी भी व्यवहार कार्य करते समय हमारी भावना, हमारे काम करने की जो गति है, हमारे प्रयासों का जो रिजल्ट है, हमारी रुचि क्या है, किसी कार्य में शामिल होने के पीछे के मुख्य क्या कारण है, तो ये सब चीज़ें जो है इसको करने के लिए जो हमारे को प्रोत्साहित करता है या हमको आगे धकेल देता है या फिर हमको आगे होने की कोशिश करता है, तो वो अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि सोनिया नाम की एक लड़की है और वो प्रकृति संरक्षण अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया उसने, क्योंकि उसके पिता भी एक जैव विविधता पार्क में नौकरी करते हैं। अब उसने वहाँ मिलने वाले अच्छे वेतन की वजह से आवेदन किया, तो जो उसको अच्छा वेतन मिल रहा है ना, वो उसके लिए क्या है, मोटिवेशन है। वह अपना समय फिल्में देखने में बिताती है, वह कई फिल्म अभिनेताओं के बारे में भी जानती है, यहाँ तक कि वह खुद भी एक अभिनेत्री बनना चाहती है। उसका एक छोटा भाई है, वह अभी स्कूल में है और वो आसपास रह रहे पक्षियों को लगातार से स्टडी करता रहता है। तो अब ये सब चीज़ें उसको बोली गई है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ सवाल दिए गए, जैसे बोला गया कि जो सोनिया ने प्रकृति संरक्षण अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने का विकल्प क्यों चुना, पैसे की वजह से, है ना। उसको जो मोटिवेशन थी वो क्या थी, कि अच्छा वेतन मिलेगा, इस वजह से वह किस क्षेत्र में बेहतर कर सकती है। पर एक्चुअल में उसकी जो वो है क्यूरियोसिटी है किस चीज़ में है, वो एक्ट्रेस बनने में है। उसका भाई पक्षियों के चित्र एकत्रित क्यों करता है, क्योंकि उसकी उसमें क्यूरियोसिटी है। अब वो कौन सा व्यवसाय कर सकता है, भाई वो वाइल्ड फोटोग्राफर बन सकता है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये अभिप्रेरणा थी। अब अभिप्रेरणा के भी ना टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब अलग अलग तरीके से मोटिवेशन काम करती है। एक मोटिवेशन होता है कि व्यक्ति जो है ना, मतलब बाहर से प्रेरित हो रहा है, बाहर से किसी को देखा, किसी को सुना, इस तरीके से। एक होता है आंतर, यानी कि आंतरिक, अंदर से। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जैसा कि नाम से संकेत मिलता है कि व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न उद्दीपन जो होगा, जो अंदर से जो क्यूरियोसिटी आएगी किसी चीज़ को सीखने की, करने की, हमें किसी कार्य को करने या किसी व्यवहार करने के लिए निर्देशित करता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे भाई आपने सोचा कि भाई आपको जो है सिपाही बनना है, आपको फौजी बनना है, तो आपके अंदर से एक ऐसी मोटिवेशन है, आप देशभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा जज्बा हो, आपके मन से ही आ रहा है कि नहीं यार मुझे तो बनना है, मेरे तो मतलब मन में है, शुरू से यही है। ठीक है, और आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे आप मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मैथ में करते जा रहे हो और आपको एकदम उसको करने के बाद में बहुत सुकून मिल रहा है। तो ये कौन सी हो गई, आंतरिक हो गई, है ना। अब भारी कौन सी हो गई, भाई भारी हो गई जिस किसी के व्यवहार को प्रभावित करने वाली भारी ताकतें। जैसे भाई किसी ने आपको जो है
किसी ने जो आपको सपोर्ट कर दिया, आपको बोला अरे वाह आप तो मैथ में बहुत अच्छे हो, आप तो आगे जाकर बहुत अच्छे हो, इंजीनियर बन सकते हो, तो आपको क्या हुआ, प्रेरणा मिली। तो ये भारी प्रेरणा है। एक डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी कोर्स में दाखिला ले लिया, अब उसके बाद में आपको प्रेरणा मिल गई, अरे भाई मुझे तो अब ये काम करना ही करना है ना। किसी ने आपको भाई एक गिफ्ट दे दिया, तो आप उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करोगे, तो ये भारी अभी प्रेरणा है जो बाहर से हो रही है ना। तो ये तो पॉइंट्स आपके कोई वैसे नहीं है। फिर आता है हमारा इसमें बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब इन बच्चों में आपको सबसे बुद्धिमान कौन लगता है? ऊपर अब कुछ बच्चों की यहाँ पर बात बताई गई है पूरी की पूरी, तो ये आपको वैसे खैर उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ ये समझना है कि बुद्धि का मतलब क्या है ना? तो चलो मैं एक बार वैसे क्लियर कर देता हूँ कि स्कूल कर्मचारियों की एक बैठक चल रही है। वहाँ एक शिक्षिका है, प्रिया, अपनी कक्षा के बारे में अपने प्रधानाचार्य को बताती है। वो कहती है कि मेरी पूरी क्लास ना बहुत बुद्धिमान है। मेरे विद्यार्थियों में से एक अभिनंदन एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है। सोनू जो है दूसरे की नकल करने में बहुत माहिर है, यानी कि मिमिक्री करता है। और त्रिशा नाम की एक लड़की है, वो गाने में कमाल है। और इंदिरा अपना सारा काम तेजी से कर लेती है। और साइस्ता जो है हमेशा कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। तो अब इसमें बताया गया कि जो अगर हम देखें एक्चुअल में कि भाई कौन सबसे बुद्धिमान लगता है आपको, यदि ये प्रश्न किसी 15 वर्ष के बच्चे से पूछेंगे तो वो उत्तर देगा कि साइस्ता। क्योंकि वो क्या करती है, वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाती है। इसका कारण ये है कि हमेशा उच्चतम अंक प्राप्त करती है। ये हमारे समाज में प्रचलित एक आम धारणा है कि कक्षा का टॉपर सबसे बुद्धिमान छात्र। लेकिन ऐसे उदाहरण भी जहाँ कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले बच्चे टॉपर जीवन में इतने सफल नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्या आपको पता है कि बुद्धिमान छात्र की पहचान कैसे होती है? मतलब वहाँ पे जो प्रिया है वो सोचती है कि उसने उसके सभी छात्र बुद्धिमान है लेकिन टॉपर सिर्फ एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बुद्धि की अवधारणा को अलग अलग तरीके से समझती है। उसका मानना है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। वह अपने छात्रों को अलग अलग प्रतिभा की पहचान करती है, उसकी विशेषता के क्षेत्र के अनुसार निर्देश प्रदान करती है और पढ़ाती है। वह उनकी क्षमताओं को सींचने की कोशिश करती है। इस तरह बच्चे भी बेहतर सीखते हैं। वह सभी छात्रों को सब कुछ पढ़ाने में समय बर्बाद नहीं करती। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बुद्धि को शामिल करना आवश्यक नहीं है। अब देखो, किसी का किसी काम में मन है, किसी का किसी काम में मन है। तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। भाई आपकी इंटेलिजेंसी सिर्फ जो है एजुकेशन से ही क्रिएट नहीं होती। अगर आप एक अच्छी वीडियो बनाते हो यूट्यूब पर तो भी आप इंटेलिजेंट हो। एक अच्छा खिलाड़ी जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है तो वो भी इंटेलिजेंट है। तो वो फील्ड के अनुसार अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से जो है बुद्धि देखी जाती है। अब यहाँ पर बुद्धि के भी अंश बता रखे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रखे हैं। कैसे? जैसे भाई लॉजिक, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कि भाई लॉजिक बहुत अच्छा देता है ये बंदा, है ना। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसको जो है भाषा बहुत अच्छी इसको आती है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीत के, इसको भाई सुर का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे बुद्धि जो है यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है। उसके बाद में आती है हेल्थ, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ, कि अगर आपका जो स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। तो बोलते हैं ना, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के शरीर या मन की स्थिति है। इसमें न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि सामाजिक रूप से भी सलामती भी शामिल है। ये स्वास्थ्य के तीन पहलू जो स्वास्थ्य त्रिकोण बनाते हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, ये तीनों चीज़ें अगर शरीर अच्छा है, समाज अच्छा है, मन अच्छा है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। हम जब स्वास्थ्य शब्द की बात करते हैं तो स्पष्ट होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य के तीन पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। स्वस्थ होने का अर्थ है ठीक होने की स्थिति और बीमारी से मुक्त होने की अवस्था। और स्वास्थ्य और अधिगम के बीच के संबंध को परिभाषित करना आसान नहीं है, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से संबंधित जरूर है। आपने हेल्थ इज वेल्थ, देखो मैंने ही बोला था ना, हेल्थ इज वेल्थ और अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी जैसी लोकप्रिय कहावतें सुनी होंगी आपने। एक अच्छा दिमाग जो है, एक अच्छा शरीर, ठीक है, या अगर हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अगर आपके पास में पैसा और आपके पास में शरीर अच्छा है तो आप बहुत अमीर हैं, धनी हैं आप, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। तो बुद्धि यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, हेल्थ की। तो अब देखो यहाँ पर बोला गया कि जो बच्चे अस्वस्थ हैं उनके स्कूल की समस्याओं के लिए उन विद्यार्थियों की तुलना में अधिक जोखिम है। बताया जाता है कि भाई जो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक रूप से पीड़ित है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ में जो है कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चल पाते हैं। तो ये स्वास्थ्य हो गया आपका। फिर आता है आपका एज एंड मैच्योरेशन, यानी कि आयु और परिपक्वन। अब इसमें क्या होता है कि गर्भधारण से लेकर मनुष्य कई परिवर्तन से गुजरता है, धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, व्यक्तिगत, संज्ञानात्मक बहुत सारे परिवर्तन का अनुभव होता है। धीरे धीरे इन परिवर्तनों का एक बड़ा हिस्सा उम्र बढ़ने और परिपक्वता के कारण होने लगता है, और उम्र बढ़ने को वृद्ध होने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट से गुजरते हैं। अब परिपक्वता का संबंध भी हमारी उम्र से होता है। अब जो हमारी एक्चुअल में जो हमारी उम्र है ना, उससे हमारी जो डेवलपमेंट है और हमारी जो ग्रोथ है उस चीज़ का भी उससे संबंध जुड़ा हुआ है, ठीक है, आयु और
परिपक्वन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया। फिर आता है अटेंशन यानी कि अवधान, जिसे हम बोलते हैं ध्यान किसी चीज़ के पीछे, है ना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई ध्यान की कुछ अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सक्रिय अवधान और निष्क्रिय। इसका तात्पर्य क्या होता है? अपनी इच्छा से प्रेरित होकर किसी भी वस्तु पर ध्यान देना, ध्यान देने के लिए सजग प्रयास करना। इस तरह के प्रयास जिज्ञासा अभिरुचि से भरे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए दो चित्रों के बीच 6 अंतर ढूंढना, तो हम अपने इच्छा से सक्रिय रूप से एक्टिव होकर उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा आपका पैसिव अटेंशन, जिसमें आपका मन नहीं है, जिस पर अनैच्छिक रूप से ध्यान चला गया कि भाई अचानक से कहीं पर कुछ आग लग गई और अचानक से एकदम ही क्या हुआ, वो बहुत मतलब जो है स्मेल आने लगी, है ना। या फिर कोई भाई आप कहीं से गुजर रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा कि भाई एकदम ही जो है वॉशरूम्स वहाँ पे यहाँ पे शौचालय जो है बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उसकी दुर्गंध आ गई। तो ये क्या है? निष्क्रिय अवधान है, ये पैसिव अटेंशन है, जो कि आपने नहीं पर दूसरी तरीके से उस अटेंशन ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ तक दो चीज़ें क्लियर हो गई। फिर आता है इसके अंदर इंटरेस्ट, कि भाई अभिरुचि को किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अधिक जानने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये भाव मनुष्य के मानस में गहरी जड़ें जमा चुका है। मानव जाति स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। उनको कोई भी चीज़ देखने के लिए अगर हम बात करें, तो वो कुछ ना कुछ जो है प्राप्त करने की या किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई आपको अगर बताया जाए कि भाई इस दरवाजे के अंदर जाना मना है, आप बाहर लिख दो, तो बंदे के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो ये क्या है? इंटरेस्ट है, कि किसी भी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। फिर आता है आपका एटीट्यूड। अब मनोवृत्ति क्या है? ये कोई नेगेटिव या नकारात्मक नहीं होता। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से आप उस चीज़ को समझ रहे हो कि वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये पसंद और नापसंद के रूप में हमारे मन का उन्मीकरण है, अभिव्यक्त है। हमारी ऐसी प्रवृत्ति हमारे पिछले अनुभव और हमारे पालन पोषण का परिणाम है। भाई हो सकता है कुछ लोगों को जो है अच्छे लोग जो दिखते हैं, अपीयरेंस में अच्छे, उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो उनकी मनोवृत्ति ऐसी है। ठीक है। तो ये मनोवृत्ति एक अलग कॉन्सेप्ट से काम करती है। फिर आता है इमोशन। अब इसमें इमोशन क्या है? कि संवेग मनुष्य का एक अविभाज्य अंग है। इमोशंस को हम मनुष्य के शरीर से नहीं हटा सकते, क्योंकि संवेग उन बुनियादी चीज़ों में से है जो हमें खास बनाती है। इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे ज़्यादातर हमारे अंदर मौजूद भावनाएं उन द्वारा निर्देशित होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बोला है कि किसी के हालात, मनोस्थिति या दूसरों के साथ संबंधों से उत्तेजित होने वाली जटिल भावनाएं संवेग है। उसके अंदर का जो भी परिवर्तन है, जिस चीज़ को वो समझ रहा है, सोच रहा है, उसकी मन स्थिति जो है, दूसरों के साथ में संबंध कैसे हैं, ये सब चीज़ जो है उसके इमोशंस को दिखाता है, उसके संवेग को दिखाता है। तो उसके बाद में आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सामान्य शब्दों में आत्म अवधारणा वह है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। हम खुद को कैसे देखते हैं, समझते हैं। भाई हमारे लिए हमारे विचार क्या हैं, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये सब कुछ किस में आएगा? ये आएगा आत्म अवधारणा में, सेल्फ कॉन्सेप्ट में। कि भाई ये प्रश्न होता है ना कि मैं कौन हूँ, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर पॉइंट है सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल कौन कौन से हैं। अब भाई सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। हमारे बोलने का तरीका अलग, चलने का तरीका अलग, बात करने का तरीका, सबके सब अलग अलग है। और हमारे तरीके की हमारे लिए जो है अद्वितीय है, अलग है। कोई भी दो व्यक्ति हर दृष्टि से एक जैसे नहीं होते। इसी तरह हम सभी की सीखने की जो अपनी शैली होती है, इसका मतलब है कि हम सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अब सीखने की शैली हमारे पढ़ने और अधिगम की विधि है। मतलब सीखना जो है वो क्या है? हमारे पढ़ने और हमारे सीखने की एक बिल्कुल मेथड है, वो एक सीखने की विधि है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि लर्निंग स्टाइल, यहाँ पर जो है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 शैलियाँ हो सकती हैं, अलग अलग स्टाइल हो सकता है सबका। कोई जो है भाई होता है ना कि कभी कोई बच्चा जो है रात में ज़्यादा देर तक पढ़ सकता है, कोई बच्चा सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकता है, कोई बच्चा दिन में पढ़ सकता है। तो सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब देखो भाई हमने ऊपर व्यक्तिगत वाला पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत लेंथी भी है। तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि शिक्षार्थी के समाज और संस्कृति से संबंधित ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं, लेकिन वह उन व्यक्ति के शरीर के बाहर मौजूद होते हैं। एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन उस वातावरण का परिणाम है जिससे व्यक्ति संबंधित है। मनुष्य वह है जो उसकी हेरिडिटी यानी कि उसकी अनुवांशिकता और उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका वातावरण उसे बनाता है। हम वैसे ही बनते हैं जैसा कि हमारा वातावरण हमारे पास होता है। एक व्यक्ति का परिवार, पड़ोस, समुदाय, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। पहला पॉइंट हमारा आता है इसमें परिवार, फैमिली। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद मिलने वाला जो पहला वातावरण है, सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर है, वो उसका क्या है? वो उसका फैमिली है, समाजीकरण। और समाज के सदस्य बच्चे के विकास में मदद करते हैं। परिवार वह पहला स्थान है जहाँ बच्चा अपने मोरल वैल्यूज़ को, बिलीफ सिस्टम्स को, ठीक है, बोलने की जो कला है, बिहेवियर जो है, लाइफ स्किल जो है, वो सब कुछ सीखता है। फिर आता है पेरेंट्स यानी कि माता पिता। एक परिवार में माता पिता का बच्चे के अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
जैसे माता पिता एक स्वस्थ संबंध बना सकते हैं, वैसे ही बच्चा भी आगे जाकर उस चीज़ को स्वस्थ बनाकर चलेगा। उसके बाद में पीयर्स यानी कि सगे साथी। परिवार के बाद साथियों का बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद होता है, वह एक दूसरे के व्यवहार की नकल करने और उसका पालन करने की कोशिश करते हैं ना, पॉजिटिव बिहेवियर देखते हैं वो। और उसके बाद में सगे संबंधी जैसा भी हेल्थी पीयर रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो जिससे भी बात कर रहे हैं वो भी व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेबरहुड एंड कम्युनिटी, बहुत ईजी टॉपिक आपके आ रखे हैं और आराम से आप लोग कर लोगे कि भाई परिवार के बाद बच्चे अपने पड़ोस और समुदाय से मिलते हैं। वहाँ पर वो अपने अपनी चीज़ों के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं समाज में क्या हो रहा है ना। फिर स्कूल की बात आ जाती है कि स्कूल के अंदर भाई एक एनवायरनमेंट, टीचिंग अधिगम कैसा है, वहाँ का टीचिंग लर्निंग कैसी हो रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके का है, तो स्कूल के बारे में। फिर आता है लर्निंग स्पेस। कई संसाधनों के साथ में अच्छा कार्य कर पाना मुश्किल होता है, तो भाई लर्निंग स्पेस होना चाहिए ना कि भाई अगर आप जो है साइंस पढ़ रहे हो तो आपके लिए साइंस लैब होनी चाहिए, वहाँ पढ़ो आप, ठीक है। स्पोर्ट्स रूम अलग होना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग लर्निंग स्पेस होना चाहिए। सांस्कृतिक विविधता, जैसे धर्म, जाति, वर्ग, इनके बारे में अच्छी तरीके से उसको बच्चे को चीज़ों को सिखाना कि भाई वो बच्चा जो है इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। फिर उसके बाद में लास्ट आपका आता है इसके अंदर थर्ड पॉइंट, मीडिया और प्रौद्योगिकी। ये बहुत छोटा है आपका और आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा लेसन कवर करेंगे, तो आप आराम से बस जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आप समझकर अपने पेपर में लिखाएंगे तो आराम से नंबर मिल जाएंगे। मीडिया संदेश प्रसारित करने या वितरित करने का साधन है। अब मीडिया का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो क्या करती है कि आज जो है अगर हम संदेश जो है ना बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। आजकल ये जीवन का एक बहुत ज़्यादा अनिवार्य हिस्सा बन गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। कोरोना के बाद में तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है अपनी एजुकेशन भी इसी से ली, और बचपन से ही बच्चों को जो है गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है। बुजुर्गों की तुलना में जो बच्चे हैं ना उनको मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ये सब पता है किस तरीके से कैसे चलती है ना। अब मीडिया को दो भागों में बांट दिया, प्रिंट मीडिया, गैर प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित, जिसको हम छापते हैं, और दूसरा हमारा नॉन प्रिंट वाला। मुद्रित में क्या होगा, लिखित रूप में, जैसे अखबार हो गया, ये सब चीज़ें हो गई ना। और उसके बाद में आता है आपका टेक्नोलॉजी, कि मीडिया की तरह प्रौद्योगिकी ने सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको जीवित रखने के लिए अलग अलग तरीके से भूमिका निभाई है। अब इसमें कुछ चीज़ें बोली, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, इन सब चीज़ों से टेक्नोलॉजी जो है इससे हम सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुंचा सकते हैं। इसके लाभ हैं, शिक्षार्थी को प्रेरित करता है कि उनकी रुचि बरकरार रहे, है ना, रुचि बरकरार रहे उसके अंदर। और रंगीन चीज़ें बहुत सारी उसके अंदर जो है, क्विज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है जो सीखने में बड़ा मज़ा आता है बच्चों को ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो इस लेसन के दिए गए हैं, जो कि अभी तक हमने ऊपर जितना भी डिस्कस किया है। आपको सिर्फ क्या करना है, वेदर रॉन्ग और राइट डजेंट मैटर अबाउट इट, वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, आपको सिर्फ वही जो है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।